अरूश, वहाँ कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में जाओ जहाँ तुम्हारा शोहर रहता है। आज से तुम उसी कमरे में रहोगी। ये क्या पकड़ रखा है तुम लोगों ने? अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो कमरे की चार दीवारी के अंदर हल करो, इस तरह एक दूसरे से अलग नहीं। वो सीढ़ियाँ तय करके ऊपर आया था जब अम्मी की आवाज़ अपने कानों में पड़ती महसूस हुई। वो अम्मी, दरअसल बाबा अकेले होते हैं कमरे में तो मैं उनके साथ। लड़की, तुम शादीशुदा हो। लगता है इस बात का एहसास मुझे दिलाना पड़ेगा तुम्हें। तकरीबन 10 दिन से तुम्हारे बाबा इस घर में रह रहे हैं और इस दौरान तुम मुसलसल इसी कमरे में हो। न तुम्हें अपने शोहर की जिम्मेदारी का एहसास है और ना ही तुम इस पर गौर व फिक्र कर रही हो। एक शादीशुदा लड़की की इस तरह की गैर जिम्मेदारियां मुझे हरगिज़ पसंद नहीं। माँ हूँ, माँ रहने दो, मुझे सास बनने पर मजबूर मत करो। अम्मी का लहजा काफ़ी सख्त था। सॉरी अम्मी, वो दरअसल मेरे और शहीर के दरमियान थोड़ा सा झगड़ा चल रहा है। थोड़ी ऊंच नीच हो गई थी। मैं उन औरतों में से हरगिज़ नहीं हूँ बेटे, जो बेटे और बहू की लड़ाई में बीच में बहू की गलतियां निकालें और बेटे को ऊंचा साबित करें। बात सीधी और साफ सी है। अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है तो कमरे की चार दीवारी के अंदर हल करो। इस तरह पूरे घर की नज़रों में आने की ज़रूरत नहीं। घर में हर कोई जानता है कि तुम दोनों में कुछ गड़बड़ चल रही है। सबकी नज़रों में हो तुम लोग, और इस तरह अलग कमरे में रहना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अम्मी सख्ती से उसे देखते हुए बोल रही थी, जबकि उसने सीढ़ियों पर खड़े एक नज़र शहीर को देखा, जिसकी इग्नोरेंस अभी तक कायम दायम थी। अम्मी, मुझे शहीर कमरे से निकल जाने का कह गए थे। उन्होंने मुझे खुद कमरे से निकाला था। वो सारी बात शहीर पर उल्टा आ गई, जबकि वो घूर कर रह गया। उसने कैसे अपनी गलतियों पर पर्दा डालकर उसकी अपनी ही माँ को उसके खिलाफ कर दिया था। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो उसका कमरा है तो तुम्हारा भी कमरा है। वो कौन होता है तुम्हें कमरे से निकालने वाला? ये सारे ड्रामे बंद करो। लड़ाई झगड़ा कमरे की हद तक महदूद रखो और अपने कमरे में सोगी तुम। आज के बाद उनका लहजा सख्त था इंतहाई। वो खामोशी से हाँ में सर हिलाती शहीर के कमरे की तरफ चली गई, जबकि उसने एक नज़र अम्मी को देखा। आज के बाद कुछ भी क्यों ना हो जाए शहीर, तुम्हारी बीवी तुम्हारे कमरे के अंदर रहेगी। खबरदार जो तुमने उसे दोबारा कमरे से निकाला, वरना मुझसे बुरा और कोई ना होगा। अम्मी ने जाते जाते उसे भी घर का माफ़ कर दीजिए अम्मी, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। वो उनके हाथों को थामते यकीन दिलाने वाले अंदाज में कहता फ़ौरन ही अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा गया, जबकि अम्मी ने इतने सख्त अंदाज में पहली दफ़ा बात करने पर खुद को दाद दी थी। आज वो सचमुच में सास बन गई थी। उन्हें इस बात का एहसास आज ही हुआ था। दामियार गजरे, मुझे बहुत सारे गजरे लेकर दें। वो गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल की वजह से बीच रास्ते में रोक चुका था जब ईसा ने करीब से गुजरते एक छोटे से बच्चे के हाथों से गजरे लिए थे। बहुत सारों का क्या करोगी? उसने बच्चे को इशारे से अपने करीब बुलाया। मैं पहनूंगी ना, मैं बहुत सारे गजरे पहनूंगी। वो उसे देखते हुए बोली, लेकिन बाजी मेरे पास तो सिर्फ एक ही गजरा है, बाकी सब वो पार्ट ठेले में है। वो क्या है ना, हल्की हल्की बारिश हो रही है, फूल ख़राब ना हो जाए इसलिए थोड़े से लेकर आ रहा हूँ सिग्नल पर। बच्चे ने फूल उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा, हाँ तो चले ना, वहाँ से जाकर ले लेते हैं, और वैसे भी वहाँ इससे ज़्यादा खूबसूरत मिल जाएंगे। वो फ़ौरन बोली, जबकि दामियार ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और सिग्नल खुलते ही गाड़ी को उस तरफ मोड़ दिया था जहाँ छोटी सी दुकान थी, जहाँ ईज़ा को जाना था। चलो आओ, जो चाहिए अपनी पसंद का ले लो। वो गाड़ी से बाहर निकलते उसे भी आने का इशारा कर चुका था। वो गाड़ी से निकलकर उस छोटी सी दुकान में आई जो फूलों से सजी हुई थी। थोड़ी ही देर में वो बहुत सारे फूल ले चुकी थी। दुकान बाजार से थोड़ी साइड पर थी, शायद इसलिए वो छोटा बच्चा सड़क तक जाकर फूल बेच रहा था। दामियार, मुझे ये वाले भी चाहिए। वो पिंक कलर के खूबसूरत फूल देखते बोली तो दामियार ने वो गुलदस्ता उठाकर उसके हवाले किया। ये वाली भी लूँगी, ये तो आपका बहुत खर्चा हो जाएगा ना। वो एक और खूबसूरत से बुके को देखते बोली, जबकि उसकी निगाहें तो मुसलसल उसके चेहरे का तवाफ कर रही थी। तुम पूरी दुकान ले लो, सब कुछ तुम्हारा ही है, सारी पैक करवा लेते हैं। वो उसे देखता बिल्कुल सीरियस अंदाज में बोला, दामियार मेरी एक वीडियो बनाए ना यहाँ फूलों के साथ। तुम ना यहाँ पर इस डेस्क पर खड़े होकर ना फूल मेरे ऊपर फेंकना, मैं गोल गोल घूमूंगी। दामियार आप मेरी वीडियो बनाइएगा, मुझे प्रिंसेस वाली फीलिंग लेनी है। वो अचानक से बचकाना अंदाज में बोली तो वो हैरान रह गया। यकीन नहीं आ रहा था, थोड़ी देर पहले ये लड़की अपने भाइयों से लड़ रही थी और अब उससे कैसे बच्चों जैसी फरमाइशें कर रही थी। दामियार ने कंधे उचकाए, जबकि वो बच्चा उसके इशारे पर फ़ौरन डेस्क पर खड़ा हो गया। देखो छोटू, दूर दूर तक फेंकना, वीडियो अच्छी बननी चाहिए मेरी। उसने उसे देखते हुए एक नज़र लोगों को देखा। कहने को तो उनकी तरफ कोई भी मुतवज्जो नहीं था, लेकिन फिर भी अगर कोई देख लेता तो शर्मिंदगी वाली बात थी। दामियार, यहाँ पर तो लोग देखेंगे। वो परेशानी से बोली। वाइट कलर की खूबसूरत फ्रॉक में आज आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी वो। मेरी जान,
तुम ने अपनी ज़िंदगी जैसे गुजारनी है वैसी गुजारो, जो तुम्हें देखेगा उसे मैं देख लूँगा, चलो अब वीडियो बनाते हैं। वो उसे रिलैक्स करते बोला। वो तो खुश होते फ़ौरन ही उस बच्चे को इशारा कर चुकी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता उस पर फूलों की बरसात करने लगा, और ख़ुद दामियार उसकी वीडियो बना रहा था। वो हल्के हल्के से घूम रही थी ताकि ज़्यादा लोगों की नज़र में ना आए, जबकि थोड़ी ही देर में एक बेहतरीन किस्म की वीडियो वो तैयार कर चुका था और अब उसे दिखाने के लिए उसके पास आ रहा था। वीडियो सच में बहुत खूबसूरत बनी थी, ईसा को बहुत पसंद भी आ रही थी। उसने एक नज़र दामियार की तरफ देखा, जो उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपनी शख्सियत के वो रंग दिखा रहा था जिनसे वो वाकिफ़ ही ना थी। कैसी लग रही हूँ मैं इस वीडियो में, उसने दामियार की तरफ देखते हुए कहा, जिसकी निगाहें मुसलसल उसके चेहरे पर जमी थी। सिर्फ और सिर्फ मेरी लग रही हो, यहाँ भी और यहाँ भी। वो वीडियो की तरफ इशारा करते, निगाहें वापस उसके चेहरे की तरफ फेरते हुए बोला, चलो बारिश तेज़ हो रही है, हमें चलना चाहिए वरना भीग जाएंगे। वो मुस्कुराते हुए बोली थी। उसका हाथ थाम चुकी थी अब वो। मुझे कुछ कहना है, उसकी आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। क्या ये बात घर चलकर नहीं हो सकती? वो उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में थामे पूछने लगा, जब ईसा ने मासूमियत से नफ़ी में सर हिलाया। अभी नहीं कहा तो शायद कभी नहीं कह सकूँगी दामियार। वो दरअसल मैं आपसे दामियार मुझे आपसे आज आपने मुझे आई लव यू नहीं कहा। वो अपनी बात बदल गई तो दामियार मुस्कुराया। कहा था वापस आते हुए गाड़ी में। खैर मुझ पर कौन सा ये लफ्ज़ कहते हुए कोई पाबंदी है। आई लव यू सो मच। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते बोला। एंड आई लव यू टू, वो अचानक से बोली। एंड आई लव यू टू, वो अचानक से बोली थी, जब अचानक एक धमाका हुआ। धमाके ने काफ़ी लोगों को मुतवज्जो किया, जबकि वो हैरानगी से आगे पीछे देख रही थी। लेकिन जब निगाहें दामियार की तरफ उठी तो जैसे वो पलकें झपकाना भूल गई। दामियार की सफ़ेद शर्ट पूरी तरह से खून से लथपथ थी। दामियार सीने के बीचों बीच लगी गोली उसे चीखने पर मजबूर कर गई थी। उससे कदम नहीं उठाया जा रहा था। दामियार उसे अपने कानों में अपने दिल की धक धक सुनाई दे रही थी। उसकी निगाहें उसके सीने पर जमी थी, जहाँ खून किसी फव्वारे की तरह बह रहा था। थोड़ी ही देर में अफरा तफरी मच चुकी थी, जबकि दामियार उसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में थामे होशो हवास से बेगाना हो चुका था। वो अस्पताल कैसे पहुंची उसे अंदाज़ा नहीं था। बस इतना पता था कि वहीं मौजूद कुछ लोग दामियार की हालत बिगड़ती देख वो अस्पताल कैसे पहुंची उसे अंदाज़ा ही नहीं था। बस इतना पता था कि वहीं मौजूद कुछ लोग दामियार की हालत बिगड़ती देख उसकी गाड़ी में उसे अस्पताल पहुंचा चुके थे। दामियार की हालत बिगड़ती देख उसे उसी की गाड़ी में अस्पताल पहुंचा चुके थे। ये पुलिस केस था, लेकिन दामियार के जानने वाले कम नहीं थे, इसलिए दामियार को फ़ौरन ही ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया गया। अंदर उसका ऑपरेशन चल रहा था, जबकि वो बाहर बैठी अपने हाथों और कपड़ों को देख रही थी, जो पूरी तरह से खून से लथपथ थे। उसकी सफ़ेद रंग की फ्रॉक पूरी तरह सुर्ख हो चुकी थी, लेकिन ये रंग उसकी मोहब्बतों के नहीं, उसके खून के थे। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो वहाँ बैठी बिल्कुल चुप थी, न किसी से बात कर रही थी, न किसी से कुछ कह रही थी। उसे किसी चीज़ का होश ही नहीं था। न जाने कब कैसे उसे उस शख्स से मोहब्बत हो गई थी। इस मोहब्बत को कबूल करने में उसने अच्छा खासा वक्त लिया था, और वो दामियार से अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी। लेकिन ये क्या हुआ, अभी वो उसकी मोहब्बत के लम्हात में एक लम्हा भी ना जी पाया था कि मौत के इतने करीब चला गया। मैम, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। अगर ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को कुछ हो जाता है तो अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं होगी। वो एक कागज़ उसके सामने रखे बोल रही थी। उसने निगाह उठाकर ऊपर देखा। नर्स के लिबास में वो एक आम सी लड़की थी, जो उससे उसका सुहाग मांग रही थी। उसने खामोशी से निगाहें झुका ली, बिना कुछ बोले। वो सहमी सहमी नज़रों से हर तरफ देख रही थी। सर, ये तो कुछ बोलने की कंडीशन में ही नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त ये नॉर्मल हालत में है। नर्स ने उसके सहमे हुए अंदाज पर पुलिस वापस डॉक्टर के पास आते हुए बताया, ऐसा करो कि दामियार के किसी रिश्तेदार को बुलाओ। बल्कि मैंने सुना है कि वो मशहूर लॉयर ज़रान खान इनका साला है। जाओ उनका नंबर चेक करके उन्हें इन्फॉर्म करो, ताकि इस मसले का कोई हल निकल सके। फ़िलहाल हमने इब्तदाई तदाबीर शुरू कर दी हैं, लेकिन फिर भी अगर मज़ीद 15-20 मिनट में ऑपरेशन शुरू ना हुआ तो पेशेंट की जान जा सकती है। वो नर्स को कहते वापस अंदर की तरफ बढ़ गया, जबकि नर्स ने हाँ में सर हिलाते डायरी से ज़रान शाह का नंबर निकाला। ज़रान, इस वक्त जाकर क्या करोगे? आज रात यहीं रुक जाओ ना बेटा। वो रात के तकरीबन 10 बजे अपने घर जाने के लिए उठे थे, जब बाबा ने कहा, नहीं बाबा, सुबह ऑफिस जाना है। यहाँ से ऑफिस काफ़ी दूर पड़ता है, लेट हो जाएंगे। कल से एक प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेंगे। वो बोल ही रहा था जब उसका फ़ोन बजा। ये इतनी रात को तुम्हें किसका फ़ोन आ गया? बाबा ने उसे देखते हुए कहा, जबकि वो मोबाइल पर अननोन नंबर देख रहा था। पता नहीं बाबा, कोई अनजान नंबर है, चेक करता हूँ मैं। उसने कॉल अटेंड करते हुए कहा, सर मैं सिटी हॉस्पिटल से नर्स बोल रही हूँ।
आप दामियार शाह को तो जानते ही होंगे, उनको गोली लगी है और इस वक्त उनका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ जो लड़की है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा सहमी हुई हैं, इस वक्त ऐसी हालत में नहीं है कि हम उनसे किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवा सकें। प्लीज़ आप लोग अगर उनके बारे में जानते हैं तो जल्दी से अस्पताल पहुँचें। नर्स ने तफसील से बताया, जबकि ज़रान तो उठ खड़ा हुआ। बाबा भी हैरत से उसे देखने लगे। मैं अभी आ रहा हूँ, उसने कहते हुए फ़ोन बंद किया, जबकि बारिक भी परेशानी से उसे देखने लगा। शहीर भी वहाँ मौजूद था, जबकि ज़बर नाइट ड्यूटी के लिए जा चुका था। भैया दामियार को गोली लगी है और इज़ा की हालत बहुत ख़राब है, वो इस वक्त किसी तरह की फॉर्मेलिटीज़ नहीं निभा सकती। नर्स बता रही थी कि हमारी इज़ा ठीक नहीं है, हमें अभी अस्पताल पहुंचना होगा। उसने सबको बताते बारिक को देखा, जबकि इज़ा की ख़राब हालत का सुनकर वो भी उठ गया था। हाँ, ये सच था, उन लोगों को दामियार से कोई हमदर्दी नहीं थी, लेकिन मामला उनकी बहन का था। वो तीनों फ़ौरन ही अस्पताल के लिए निकले और तकरीबन 15 मिनट के अंदर अंदर ही अस्पताल भी पहुँच गए। इज़ा वहीं बैठी थी डेस्क पर, उसकी सफ़ेद फ़्रॉक जिसमें सुबह किसी परी से कम ना लग रही थी, इस वक्त वो सहमी चिड़िया लग रही थी। उन लोगों को दूर से आते देख वो फ़ौरन उठी और भागते हुए आकर बारिक के सीने से लगी। भाई दामियार को किसी ने गोली मार दी, मेरे दामियार को कुछ हो जाएगा, भाई आप प्लीज़ उन्हें बचा लें, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। वो उसके सीने से लगी बिलक बिलक कर रो रही थी, जबकि उसकी बातें सुनता अच्छा खासा कंफ्यूज हो गया। ये उसकी ही बहन थी जो दामियार शाह जैसे इंसान के लिए रो रही थी। इस बात का यकीन करना मुश्किल था, लेकिन वो उसका शोहर था और उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर चुकी थी। प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा दामियार को, हम आ गए हैं ना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी मत घबराओ, यहाँ तुम्हारे साथ हम हैं ना। ज़रान तुम जाओ, सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, दामियार को कुछ नहीं होना चाहिए, बारिक ने उसे देखते हुए कहा, जबकि वो हाँ में सर हिलाता शहीर को साथ लिए फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने लगा। देखें सर, इनकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा है, अगर कल को इन्हें कुछ होता है या फिर ये ऑपरेशन के दौरान नहीं बच पाते तो हमें इसके लिए गारंटी चाहिए। सिर्फ इस वजह से हमने अभी तक ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया, अस्पताल का नाम ख़राब हो जाएगा। दामियार शाह कोई छोटा सा नाम नहीं है, हम रिस्क नहीं ले सकते, अगर आप चाहें तो इन्हें किसी और अस्पताल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। डॉक्टर उसे देखते हुए बोल रहा था, जबकि वो डॉक्टर की गैर जिम्मेदारी पर खोल रहा था। वो मर जाएगा, ये क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं आप लोग, अगर उसे कुछ हो गया तो भी ये आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके अस्पताल में अब तक इसका इलाज ठीक तरह से स्टार्ट ही नहीं हुआ है। आप ऑपरेशन करें, इंशाल्लाह उसे कुछ नहीं होगा, हम सारी जिम्मेदारी लेंगे। वो उन्हें समझाते हुए बोला, बहुत शुक्रिया। दामियार शाह की फैमिली में उनकी वाइफ के अलावा और कोई नहीं है, आपको इन कागजात पर उनकी वाइफ के साइन कराने होंगे। इस पेपर पर साफ साफ लिखा है कि दामियार शाह की मौत का जिम्मेदार हमारा इदारा नहीं होगा। वो अपनी बात मुकम्मल करते उससे कह रहा था, जबकि ज़रान सिर्फ एक नज़र उसे देखकर हाँ में सर हिला गया, लेकिन अब उसे परेशानी भी हो रही थी। इज़ा से साइन करवाना आसान नहीं था, इज़ा दामियार को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट थी। जो भी था वो उसका शोहर था, अपने शोहर के लिए इतना बड़ा फैसला करना आसान नहीं था उसके लिए, लेकिन दामियार का इलाज शुरू करवाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। वो पीछे नहीं हट सकता था। पेपर लेकर वापस ईसा के पास आया, जो बारिक के साथ लगी अब तक रो रही थी। बारिक जो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, उसे देखकर उसने इशारे से ही उससे पूछा कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं। डॉक्टर इलाज शुरू करना चाहते हैं, लेकिन ये इलाज शुरू करने से पहले ईज़ा को इन पेपर्स पर साइन करना होगा, क्योंकि दामियार का यहाँ पर और कोई रिश्तेदार नहीं जो जिम्मेदारी ले सके, तो ईज़ा को उन कागजात पर साइन करना होगा। दामियार की मौत की जिम्मेदारी अस्पताल वाले नहीं होंगे, मतलब वो दामियार की ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं दे रहे। वो ईज़ा को देखते बोला तो उसने बेयकीनी से उसे देखा। भैया दामियार को कुछ नहीं होगा ना, उसने बारिक के सीने पर हाथ रख के पूछा, जबकि वो उसका सर अपने सीने से लगाता उसे यकीन दिला रहा था कि उसे कुछ नहीं होगा। इस दामियार को कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि डॉक्टर अपना काम ठीक से नहीं करेंगे, ये सिर्फ एक जिम्मेदारी होती है जो हमें लेना पड़ती है। तुम्हें घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम सब भी तो हैं ना तुम्हारे साथ, उसे हरगिज़ कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू। तुम इन पेपर्स पर साइन करो। वो कागजात उसके सामने खोलते हुए बोला, जबकि ईज़ा के हाथों के साथ साथ पूरा वजूद कांप रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग उसे उसके दामियार की ज़िंदगी लेने की इजाज़त चाह रहे हो। नहीं, मुझे किसी कागज़ पर साइन नहीं करना, मेरे दामियार को कुछ नहीं होना चाहिए, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी भैया, मैं दामियार के बगैर नहीं रह सकती, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए भैया, प्लीज़ आप कहें ना डॉक्टर से। वो फिर से रोने लगी तो बारिक ने उसे आहिस्ता से सीट पर बिठाया था। आकर
इन डॉक्टर्स पर नहीं, अपने भाइयों पर यकीन करो, तुम्हारे भाई उसे कुछ नहीं होने देंगे। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारे शोहर को कुछ नहीं होने दूंगा। पेपर्स पर साइन करो। वो कागज़ उसके सामने खोलते बोला तो अब की दफ़ा वो एक नज़र उसे देखती हाँ में सर हिला गए। हाँ, उसे और किसी पर यकीन हो या ना हो, अपने भाइयों पर था। उसके भाई उसके शोहर को कुछ नहीं होने देंगे। वो वादा कर रहे थे और उसके भाई वादा निभाते थे। उसने हाँ में सर हिलाते बारीक के हाथ से पेन थामा और उन पेपर्स पर साइन करने लगी जो दामियार की ज़िंदगी की ज़मानत थे। भैया, मेरे दामियार को कुछ नहीं होना चाहिए, उसने बारीक को देखते हुए कहा, जबकि वो आहिस्ता से उसके माथे पर लब रखता उसे खुद से लगा गया था दोबारा। इज़ा की घबराहट, उसका हिज़यानी अंदाज, उसकी बेचैनी इस बात की गवाह थी कि दामियार और उसका रिश्ता सिर्फ निकाह तक महदूद नहीं बल्कि वो मोहब्बत की मंजिल से आगे जा चुका है। दामियार उससे मोहब्बत का दावेदार था तो इज़ा भी उसे चाहने लगी थी। वो समझ चुका था कि अब इज़ा भी दामियार की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। उसने ज़रान को कागज़ लेकर जाने का इशारा किया तो वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता कागज़ लेकर नर्स के हवाले कर चुका था, जबकि साइन होते ही दामियार का इलाज शुरू कर दिया गया। अब वो लोग सिर्फ दामियार की ज़िंदगी की खातिर दुआ ही कर सकते थे।